नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान और आज बात करेंगे नए वित्तीय वर्ष के आगे के प्लान की। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के लिए इन्फ्लेशन को 4% के दायरे में रखने के वर्तमान लक्ष्य में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी आरबीआई को अगले 5 साल तक इन्फ्लेशन को औसत 4% के ही दायरे में रखने की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें 2% का उतार चढ़ाव मुमकिन है। मौजूदा व्यवस्था के तहत भी आरबीआई को 2% की उतार चढ़ाव की छूट मिली हुई है। और आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक 1934 के तहत 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक के लिए जो मुद्रास्फीति के लक्ष्य हैं वो पिछले 5 साल के स्तर पर रखे गए हैं। लेकिन इसके अलावा साथ ही साथ उन्होंने यही बताया कि सरकार के जो ऋण के लक्ष्य हैं वो क्या तय किए गए हैं और इसके अलावा किस तरीके से अगले नए वित्तीय वर्ष में चुनौतियां नजर आ रही हैं। और खासतौर पर इन्फ्लेशन को अगर इस 4% के आसपास रखना है तो उसके लिए दूसरे जो वातावरण हैं और जो दूसरे फैक्टर हैं वो कितनी बड़ी चुनौती होंगी और कैसे उससे निपटने की तैयारी होगी, समझेंगे अपने आज के इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे सर हैं, फॉरेन स्पेशल सेक्रेटरी, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सर स्वागत है। प्रोफेसर अरविंद मोहन जी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में। आपका स्वागत है अरविंद जी। शुरुआत डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे सर आपसे करना चाहूँगा। इन्फ्लेशन के अगर टारगेट को देखिए, हालांकि जो पिछले टारगेट हैं उसी को रखा गया है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। डिस्पाइट अगर हम देखें जिस तरीके से उतार चढ़ाव दिख रहा है इस वक्त क्रूड ऑयल में पिछले कुछ महीनों में, और कोरोना महामारी के चलते लगातार जो दबाव इकोनॉमी पर बना हुआ, उसके बावजूद टारगेट को ना बदलना, 4% पर रखना, किस तरीके से आपको नजर आता है? कविंद्र जी, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ये जो मुद्रास्फीति का लक्ष्य रखा गया है, ये रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो हर दूसरे महीने रिव्यू करती है उसके लिए ये कारगर होता है। और उसके आधार पर हम देखें कि अक्टूबर 2016 में जब ये शुरू किया गया था, जब ये 4% का लक्ष्य रखा गया था और उसमें ये भी प्रावधान किया गया कि 4% के बजाय 6% तक ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, 2% तक कम से कम हो सकता है, यानी 2 से 6% तक की रेंज में इन्फ्लेशन रहे तो ये संतोषजनक होगा, ऐसा मानना था। अक्टूबर 16 से मार्च 20 तक के अवधि में ये पाया गया कि ये लक्ष्य करीब 3.9 रहा, यानी 4% कम ही रहा। ये मार्च 20 की बात इसलिए क्योंकि पिछला जो साल रहा तो इस महामारी की वजह से सारे लक्ष्य हैं और जो सारे हमारे एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं उनके लिए वो पर्याप्त नहीं है। क्योंकि जब मुद्रास्फीति को हमें कंट्रोल करना होता है, और ये रिजर्व बैंक को ये टारगेट क्यों दिया गया है, क्योंकि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना रिजर्व बैंक के लिए ही संभव नहीं है। उसके लिए रिजर्व बैंक और सरकार को, दोनों को साथ में मिलकर काम करना होता है और कई ऐसे कदम उठाने होते हैं जो तालमेल के साथ हैं। वरना रिजर्व बैंक कई बार ऐसा हो कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मुद्रा की जो सप्लाई है, मनी सप्लाई है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार की तरफ से वित्तीय घाटा बढ़ता जाए तो मुद्रा की सप्लाई बढ़ती है और वो एक उल्टे दिशा में ले जाता है और इन्फ्लेशन को बढ़ाता है, इंटरेस्ट रेट्स पर प्रेशर डालता है। तो जो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण का जो लक्ष्य है वो दिया तो गया है रिजर्व बैंक को, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें केवल जो इंटरेस्ट रेट है वो एक कंपोनेंट है मुद्रास्फीति का, वो रिजर्व बैंक के दायरे में आता है। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सी चीजें। मुद्रास्फीति कब होती है? जब हम कहते हैं बहुत सारी मुद्रा कम सामान के पीछे हो, तो अगर उस मुद्रा को की क्वांटिटी को कम किया जाए तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि जिसको हम कहते हैं सप्लाई शॉक, कि किसी वजह से सप्लाई डिसरप्टेड है, जो जैसा कि हमने महामारी की वजह से देखा, तो उसमें कितना भी क्रेडिट पर कितना भी उसको ऊपर नीचे किया जाए, अगर उसको उसके जो कारक हैं वो उससे क्रेडिट से अफेक्ट नहीं होते हैं तो वो उस पर असर नहीं करेंगे। तो आगे अभी मैं और इस बारे में भी चर्चा करूंगा कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, जो ये
थोक और खुदरा मुद्रास्फीति जी। है। ये जो टारगेट है क्या, ये खुदरा मुद्रास्फीति के लिए है और खुदरास्फीति का जो नापन किया जाता है उसके लिए ये देखा जाता है कि एक आम औसत हाउस होल्ड जो है उसका क्या बजट होता है, उसमें कितना प्रतिशत खाने पीने पर खर्च होता है, कितना ट्रांसपोर्ट पर खर्च होता है, कितना दूसरी चीजों पर खर्च होता है, और इस हिसाब से एक मानक बना के उसको देखा जाता है कि उसमें कितनी वृद्धि हो रही, वही सीपीआई है जो 4% का लक्ष्य दे। ओके। तो अभी जो जिस तरह से इसको नापा जाता है उसमें करीब 54% फूड का उसमें होता है रूरल हाउस होल्ड के लिए, मैं इसकी और डिटेलिंग में आ रहा हूँ सर कि 36% किस तरीके से इसकी जो कंटेंट इसके हैं उस पे क्या चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार इसको लेकर बात होती है। लेकिन उससे पहले अरविंद जी, इकोनॉमिक्स के नज़रिए से अगर समझें, अगले 5 साल यानी कि 2026 तक के लिए टारगेट जो है वो फिक्स है, जो कि पहले यानी कि पिछले 4 से 5 साल के दरम्यान हमने देखा था। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि महामारी के बाद जब एक तरफ सरकार के सामने डिमांड को इंक्रीज करने की मैं कहूँ कि एक बड़ी चुनौती होगी, और ऐसे में दूसरी ओर इन्फ्लेशन को 4% के ब्रैकेट या 2 से 6% के ब्रैकेट के बीच में रखना, ये कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, चुनौती भी है और मैं इसमें कुछ चीजें जोड़ना चाहूंगा। जब हम वित्त वर्ष के लिए रोड मैप की बात कर रहे हैं तो रोड मैप मुद्रास्फीति का होगा, इन्फ्लेशन का होगा, रोड मैप ग्रोथ का होगा, रोड मैप एम्प्लॉयमेंट का भी होगा, और बाकी जो अदर कंस्टिट्यूएंट्स हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, मेनी अदर फैक्टर्स। लेकिन ये 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं: एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ग्रोथ स्टोरी एंड इन्फ्लेशन। ये 3 चीजें हैं जिनका रोड मैप साथ साथ जाएगा, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर हम समय समय पर एक फ्रीक्वेंसी से ये निर्धारित करते हैं कि ये टारगेट्स होने जा रहे हैं, लेकिन ये टारगेट्स आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, और मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि एक केस देख लीजिए। 2008-9 में वैश्विक मंदी हुई। वैश्विक मंदी के दौरान हमने, खासतौर पर रिजर्व बैंक ने, फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, इन्फ्लेशन पर फोकस किया। अप्रैल से लेके अक्टूबर 2008 का जो पीरियड है, इस पीरियड में लगातार रिजर्व बैंक ने मनी सप्लाई को स्क्वीज किया। रिजल्ट ये हुआ कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए बाजार से, इकोनॉमी से आरबीआई ने विड्रॉ कर लिया। और जब ये क्राइसिस गहराने लगी 2008 में, तो लगभग 78,000 करोड़ रुपए एफआईआईज ने हमारे बाजारों में, शेयर बाजारों में शेयर्स बेचे और डॉलर में कन्वर्ट करके लेके चले गए। इंडियन बैंक्स अपनी ब्रांचेस को, ग्लोबल ब्रांचेस को मैनेज करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान से लेकर के गए। इन अदर वर्ड्स, लगभग 3.25 लाख करोड़ की शॉर्टेज हो गई, और उसका नतीजा ये हुआ कि हम जब ग्रोथ की बात करते हैं तो एक क्लियर रिलेशनशिप है, जिसको हम न्यूट्रल मनी सप्लाई की बात करते हैं। वो रिलेशनशिप हिंदुस्तान में, अगर हम लार्जर पीरियड लेकर, लॉन्गर पीरियड लेकर के चलें, तो 1% ग्रोथ के लिए करीब 0.89% की मनी सप्लाई की ग्रोथ चाहिए आपको हिंदुस्तान में। ये कॉम्प्रोमाइज हो गई। हिंदुस्तान में जो ग्रोथ इमीडिएटली इंपैक्ट हुई 2008 के बाद, वो ग्लोबल स्टोरी की वजह से बाद में इंपैक्ट हुई। वो क्लोजर शॉर्टर पीरियड में इसलिए इंपैक्ट हो गई क्योंकि हमने मनी सप्लाई को सिर्फ हमने इन्फ्लेशन पे फोकस किया। इसके लिए मैं ये खासतौर पे एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है। आज जो हमारा चैलेंज है कोविड पेंडेमिक के बाद, बहुत बड़ा चैलेंज है एम्प्लॉयमेंट को रिस्टोर करना। ऐसे तमाम लोग जिनके पास रोजगार था, उनके पास आज रोजगार नहीं है। ऐसे तमाम लोग जिनके पास रोजगार था, उनका इनकम का लेवल आधा या पौना रह गया है, सैलरीज कम हो गई हैं। साथ में ग्रोथ को एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। और साथ ही साथ हमने उस समय भी देखा और इस समय भी हम देख रहे हैं कि जैसा कि अभी सुभाष जी भी कह रहे थे, इन्फ्लेशन के जब आप पिछले 10 साल का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स देखते हैं तो इन्फ्लेशन आ कहां से रहा है। मीडियम टर्म में और रिलेटिवली लॉन्ग टर्म में जब हम देख रहे हैं, हिंदुस्तान में 2008-9 के बाद से ही लगभग 29% इन्फ्लेशन आ रहा है आपका प्राइमरी कमोडिटी से, एग्रीकल्चरल कमोडिटी से, और लगभग इतना ही इन्फ्लेशन का वेट आ रहा है आपका इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, फ्यूल प्राइसेस की वजह से। ये दोनों ऐसे इन्फ्लेशन है व्हिच मींस कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ इन्फ्लेशन ये मैक्रो इकोनॉमिक नहीं है। एग्रीकल्चर का इन्फ्लेशन कंप्लीटली मैक्रो इकोनॉमिक नहीं है। रिजर्व बैंक के पास कोई टूल नहीं है इस तरीके के एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ फूड सप्लाई, इनकी जिम्मेदारी है इस इन्फ्लेशन को मैनेज करें। उसके टूल्स डिफरेंट है, आरबीआई के पास नहीं है।
अरविंद जी, साथ ही एक साथ जब छोटी आप चीज में जानना इम्पोर्टेड चाहूंगा, जो आपने कहा है बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। क्या इसीलिए जो सचिव उन्होंने साफ किया, इशारा भी किया है कि जो नया इन्फ्लेशन है उसमें टारगेटिंग फ्रेमवर्क, उसमें बदलाव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सीपीआई और कोर इन्फ्लेशन के लिए अलग अलग वेटेज का सुझाव दिया जा सकता है और आरबीआई की जो कमेटी है वो उस पर विचार कर सकती है। तो ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। वो जो कह ओके। रहे हैं उसकी महत्ता है, आपको उसके कंस्ट्रेंट्स को रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेट्स चेंज हो गए हैं। उसके लिए आपको रिविजिट करना है। लेकिन ये जो लगभग 0.3 मतलब 30% इन्फ्लेशन का जो डिटर्मिनेंट है एग्रीकल्चरल प्राइसेस, उसके लिए जो आज तक हम 1970 के बाद से जो टूल यूज करते आए, वो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस और फेयर प्राइस, जो फेयर प्राइस शॉप्स की कीमतें, ये आपका सीलिंग और फ्लोर तय करते रहे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का। ग्रेजुअली हमने उसका आज उस तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो जो इस समय बहस भी चली हुई है कृषि को लेकर के, एमएसपी को लेकर के, वो एक अलग बहस है। लेकिन यहां हमें ये समझना पड़ेगा, ये जो दो कीमतें थी, एमएसपी और फेयर प्राइस, ये एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की कीमत को मैनेज करने का हिंदुस्तान का बहुत कारगर तरीका था। कम से कम सन 2000 तक हमने इसको बहुत इफेक्टिवली यूज किया। उसके बाद वैरायटी ऑफ रीजंस हम इसको उतनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए। ओके। लेकिन जो पिछले 10-12 सालों में हमें दिखाई पड़ रहा है, ये इन्फ्लेशन आपका सबसे महत्वपूर्ण इन्फ्लेशन है। और इसको मैनेज करने के लिए आपको एग्रीकल्चर की ग्रोथ को इंपैक्ट करना पड़ेगा इन रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, क्योंकि एग्रीकल्चर की जो शॉर्टेजेस है, खासतौर पे पल्सेस, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इनकी जो शॉर्टेज है, ये आपके इन्फ्लेशन को कभी मैनेज नहीं होने देगी। किसी भी टूल का आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो ओके। एक तो आपको एग्रीकल्चर ग्रोथ की स्टोरी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, और साथ में ये जो टूल थे जो हम अभी तक एमएसपी इत्यादि का इस्तेमाल कर रहे थे, उसको भी रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इन्फ्लेशन मैनेजमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है। सुभाष सर, कि जिस तरीके से अगर हम देखें, एक तरफ इन्फ्लेशन को एक 2 से 6 के ब्रैकेट के बीच में मेंटेन करने की चुनौती, और जाहिर है कि जब हम ग्रोथ हिस्ट्री और देखते हैं और ग्रोथ के जो नए टारगेट सेट किए गए हैं और जहां पर 8% से ऊपर की बात हो रही है, किस तरीके से चुनौतियां इन्फ्लेशन के साथ ग्रोथ के उस टारगेट को अचीव करने के बीच में खली नज़र आती हैं, और वो कितनी बड़ी नज़र आती हैं, ख़ासतौर पर तब जबकि डिमांड और जैसा कि कहा अरविंद जी ने कि एम्प्लॉयमेंट, ये दो बहुत ही क्रूशियल चीज़ें हैं जो कि फोकस करनी होंगी, जो कि चुनौती हो सकती हैं। देखिए, इसमें दो दो बातों पर मैं तवज्जो देना चाहूंगा। एक तो ये कि आपको जो ग्रोथ की स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह से आप आगे बढ़ना चाहेंगे ग्रोथ में। खासतौर से महामारी के बाद जो आप निकल रहे हैं, जो सिचुएशन है वो 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से डिफरेंट है। वो एक इम्पोर्टेड क्राइसिस थी, ये भी दूसरे तरह से इम्पोर्टेड है, लेकिन इसका व्यापक असर है इकोनॉमिक एक्टिविटी पर पड़ा है। अब हमारी जो इकोनॉमी है वो 60-65% कंजम्पशन पर बेस्ड है, 35% वो कैपिटल उस पर बेस्ड है। अभी जब तक सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी सब जगह पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है, तो सरकार ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए इस बात पर जोर दिया है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी तेजी से एग्जीक्यूट करके उसको कंप्लीट करें, ताकि आगे आने वाले वक्त में ग्रोथ की जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो सके। और इसलिए इस बार जो बजट पेश किया गया उसमें करीब 35.5 लाख करोड़ में 5.5 लाख करोड़ को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिया गया, जो एक अभूतपूर्व वृद्धि है। तो जो ये फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर का, कैपिटल क्रिएशन का, उसका इससे सीपीआई से ज्यादा लेना देना नहीं है। तो आपने देखेंगे सीपीआई के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हाउस होल्ड कंजम्पशन बास्केट को बताते हैं। तो उसका सीमेंट, स्टील और ये जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, वो उसको उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करते। इसीलिए मैंने भी कहा और अरविंद जी ने भी कहा बात को, कि जो फूड और फ्यूल है, फूड और फ्यूल से जो इन्फ्लेशन आता है वो कंट्रोल करना आरबीआई के बस की बात नहीं है। फ्यूल का जो है वो तो इंपोर्टेड, हमारे 90% हमारी निर्भरता है इंपोर्ट पर। तो वो किस तरह से हम उस निर्भरता को कम करें, कुछ अपना प्रोडक्शन बढ़ा के और कुछ उस पर कार्बन लेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हुए। तो ये तो लंबे अरसे में होने वाली चीजें, ये कोई 1 साल 2 साल में नहीं हो सकता।
और दूसरा है फूड, उसमें भी सप्लाई साइड के जो डिस्ट्रप्शंस हैं, तो जैसे जो अरविंद जी ने टेक्निकल थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, मैं बिल्कुल ब्लंटली कहूं कि जो आरबीआई के पास टूल क्या है, मनी सप्लाई और क्रेडिट सप्लाई। तो क्रेडिट सप्लाई से फूड की डिमांड और सप्लाई कितनी अफेक्ट हो सकती है। अगर आपको सस्ता लोन मिल जाएगा तो आप ज्यादा तो नहीं खाने लगेंगे ना, आप तो उतना ही खाएंगे जितना खाते हैं ना। तो उसका फूड इन्फ्लेशन का क्रेडिट सप्लाई से उतना ज्यादा रिलेशन नहीं है जो तो इसलिए से जो सप्लाई शॉक्स हैं, और अभी भी सप्लाई शॉक्स बहुत जगह हमारे कई राज्यों में अभी इस तरह की स्थिति बनी हुई है, जहां पर चाहे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अफेक्टेड है, एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज हमने देखा कि इस बार बम्पर क्रॉप हुई है, और वो उसने इस चीज को हमारी ग्रोथ को निकाला है, और उसकी वजह से काफी कुछ संभली है स्थिति पिछले सितंबर के बाद से हमने देखा है। तो जो तेजी से जो वृद्धि हुई है उसमें बहुत योगदान रहा है रूरल इकोनॉमी का, और वो आगे भी अभी कुछ समय तक रहेगा। तो ये थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन इन्फ्लेशन को लेकर हमें सजग रहने की इसलिए भी जरूरत है, और उस पर हम ज्यादा इसको ये नहीं कह सकते कि इसको 4 ही क्यों रखा गया, इसको ग्रोथ को देखते हुए 5 रखा गया, 6 रखा जाए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अब हम एक ग्लोबली लिंक्ड इकोनॉमी है, और हम देख रहे हैं कि जो कैपिटल आ रही है बाहर से, कैपिटल सोर्स है, उन कंट्रीज में इन्फ्लेशन 2%, 1%, 0% है। तो अगर हम बहुत ज्यादा गैप रख देंगे तो फिर हम इनवाइट करेंगे एक ऐसा कैपिटल इनफ्लो जो कि अनसस्टेनेबल होगा। तो इसलिए हमें बैलेंस करने की जरूरत है, हम इन्फ्लेशन टारगेट बहुत लूज नहीं रख सकते हैं, और इसलिए ये 4% ±2% ये सही है। अरविंद जी, मैं दूसरे पक्ष में आता हूं, जो कि रोड मैप का हिस्सा है कि सरकार के लिए 12 लाख करोड़ के कर्ज की बात है पूरे फिजिकल ईयर में, और शुरुआती 6 महीने में 7.24 लाख करोड़ रुपए, और पहले ही 6 महीने में करीब 60% के आसपास ये डिमांड जो है पूरी होती नजर आएगी। अगर हम सरकार के कर्ज के इस टारगेट को देखें और जो इस वक्त ज़रूरतें हैं सरकार की, इसमें काफ़ी बदलाव भी नज़र आ सकता है डिमांड और ग्रोथ के जो फैक्टर हैं उनको पुश करने के लिए। वहीं दूसरी ओर अगर हम रेवेन्यू साइड को देखें सरकार के, तो जो जीएसटी के ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं वो भी एक नए हाइट पर नज़र आ रहे हैं। किस तरीके से अगर इन दोनों को हम क्लब करके देखें तो जो रोड मैप है वो कितना आसान नज़र आ रहा है, या उसमें किस तरीके से हम देखें कि वो जो कर्व है वो अपवर्ड्स नज़र आएगा? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इशू आप उठा रहे हैं। जो प्रोजेक्टेड या एफआरबीएम के जो टारगेट्स थे 31 मार्च 2021 में जो अचीव करना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो 3% के टारगेट थे। हम 9.5% लेकर के गए, यानी कि 3 गुने से ज्यादा अब हमने फिस्कल डेफिसिट का टारगेट बढ़ा दिया। 12 लाख करोड़ की बोरोइंग का सीधा मतलब ये हो गया कि जो आपकी क्रेडिट की किटी उपलब्ध है देश में, वो कॉमन किटी है और लिमिटेड किटी है। इसमें से सरकार जितना ज्यादा बोरो करेगी, रिमेनिंग सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एग्रीकल्चर, ऑल इंक्लूडेड, सबके लिए उतनी किटी कम हो जाएगी। तो पहली समस्या अब यहां यह आ रही है कि गवर्नमेंट की बोरोइंग एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है। जिस समय टारगेट्स आ रहे थे उस समय जो मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन था वो करीब 8 लाख करोड़ का एक्सपेक्टेशन था। 8 लाख करोड़ से हम करीब 1.5 गुना और ज्यादा मोबिलाइज कर रहे हैं। इसका सीधा परिणाम यह होगा कि आने वाले समय में क्रेडिट की शॉर्टेज होगी। ग्रेजुअली हम अनलिमिटेड लिक्विडिटी की का सिनेरियो बहुत दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे, और जहां ये होगा इट विल नॉर्मली लीड टू हाई कॉस्ट इकोनॉमी, क्योंकि बैंक्स इत्यादि को जो बोरिंग गवर्नमेंट करेगी उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर होंगे। रिमेनिंग जो आपकी स्मॉलर किटी बचेगी फॉर रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी, उसी किटी में से बैंक को अपनी वायबिलिटी एस्टेब्लिश करनी होगी, सस्टेन करनी होगी। आने वाले समय में 2 दिक्कतें आएंगी। आपको क्रेडिट की शॉर्टेज दिखाई पड़ेगी, शॉर्टेज से भी ज्यादा कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ने की संभावना है, और इतनी बड़ी जब आप बोरोइंग करते हैं तो ये बोरोइंग के 3 बड़े हिस्से हो जाएंगे, जिसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसको हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग का शेप लेगा, और उसके जो 2 पार्ट हो जाएंगे, एक बड़ा हिस्सा होगा जिसको हम आरबीएम कहते हैं, रिजर्व बैंक मनी, या नई मनी सप्लाई भी उसका हिस्सा बन जाएगा। ये भी डायरेक्टली इन्फ्लेशनरी होगा। तो एक तरफ हम टारगेट सेट कर रहे हैं 4% का, दूसरी तरफ हम फिनोमिनल बोरोइंग कर रहे हैं। किसी भी पिछले सालों में अगर आप देखें तो उससे ऑलमोस्ट हम
पौने दो गुना मैक्सिमम जो अब तक का आपका रहा है, उससे हम लगभग दुगनी बोरोइंग करने जा रहे हैं, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मनी सप्लाई में कन्वर्ट होगा। तो ये भी एक एडिशनल प्रेशर आने वाला है, जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को और रिजर्व बैंक को ज्वाइंटली, ये मैक्रो इकोनॉमिक हिस्सा है, इसमें आरबीआई कुछ कर सकता है, लेकिन आरबीआई के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की बोरोइंग को वो डिनाई नहीं कर पाएगा गिवन सर्कमस्टांसेस में। और इसके चलते ये दोनों की जिम्मेदारी होगी, गवर्नमेंट की भी और आरबीआई की भी। साथ ही साथ हमें यह भी समझना पड़ेगा, मैं फिर वही एग्जांपल लूंगा, 2008-9 का जो ग्लोबल क्राइसिस आई थी, यूरोपीय देशों ने 2008-9 में तमाम जर्मनी, यूके, फ्रांस इत्यादि ने मिलकर के अपनी प्राइवेट इकोनॉमी को लगभग $2 ट्रिलियन का पैकेज दिया सपोर्ट करने के लिए। 2010 से वहां की सरकारें प्रेशर फेस करने लगी। यूके फॉर एग्जांपल, उनका फिस्कल डेफिसिट 12% पहुंच गया, और 2012 आते आते ये 13% क्रॉस कर गया है। 13% का जो फिस्कल डेफिसिट है, यूरोप के तमाम देशों में हमने देखा, हिंदुस्तान में 1991 में सबसे बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, उस समय हमारा फिस्कल डेफिसिट, वन ऑफ द इंडिकेटर्स था क्राइसिस का, हमारा फिस्कल डेफिसिट 7.8% था, उसको हमने क्राइसिस मानी। यहाँ ये 12-13% पहुंच गया था। हमने सडनली वन फाइन मॉर्निंग देखा, ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर स्क्रीन पर आते हैं, अनाउंस करते हैं कि जो हम पैकेज दे चुके अब नहीं दे पाएंगे। नॉट ओनली दिस, वी विल henceforth withdraw this in another 4 year। 4 year का प्लान रखा उन्होंने, कहा हमें विड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि सस्टेनेबल नहीं है। हिंदुस्तान भी, दो चीजें हिंदुस्तान को यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देनी पड़ेंगी। पहला ये कि इस तरीके की जो क्राइसिस, जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि संभवतः सेकंड कोविड की वेव हमें अब दिखाई पड़ रही है, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में तो बिल्कुल ऑब्वियस है, रेस्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो इज कई राज्यों में नजर आ रहा है। कई राज्यों में है। ऐसी स्थिति में आपकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, सस्टेन क्राइसिस हो जाएगी। अभी तक जो आप टूल यूज कर रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट हमने कम कर दिया, उससे आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिस्कल इंटरवेंशंस की कैपेसिटी अब आपकी ग्रेजुअली, इस बार आप करीब 12 लाख करोड़ बोरो कर रहे हैं। आने वाले समय में ये अनलिमिटेड बोरोइंग संभव नहीं होगी। फिस्कल डेफिसिट अगर ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, तो आपके जो दो बड़े टूल हैं जिससे आप क्राइसिस अगर सस्टेन कर गई, तो इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, दो ही मेजर टूल हैं आपके पास। राइट। मॉनेटरी पॉलिसी, ग्रेजुअली इंटरेस्ट रेट आप कम कर रहे हैं, फिस्कल पॉलिसी की भी कैपेसिटी अगर कॉम्प्रोमाइज हो गई और प्राइवेट सेक्टर उस पीरियड में अगर उभर नहीं पाया, तो आपके हाथ बन जाएंगे। आने वाले समय में आपको फिर समझना पड़ेगा कि हम अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कैसे करने जा रहे हैं। ये बड़ी मेरा मानना है कि रास्ता बड़ा सिंपल है, आपको दूसरे टूल्स यूज करने पड़ेंगे, जिसकी में भी हम आगे चर्चा कर सकते हैं। ये फिस्कल डेफिसिट को आप निश्चित तौर पर ऐसी परिस्थिति में हम फिस्कल डेफिसिट बढ़ाते हैं, जो टारगेट्स होते हैं उसको आपको लीनियंट करना पड़ता है, उसको ब्रेक करना पड़ता है, इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन ये एक, फिर भी फिस्कल डेफिसिट की हमेशा एक सीमा है, उस सीमा के बियॉन्ड आप जाएंगे और लॉन्गर पीरियड के लिए जाएंगे तो क्राइसिस और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपके टूल्स क्योंकि वक्त कम है, मैं चाहूंगा कि जो ऑप्शंस हैं, बहुत संक्षेप में, क्या बेहतर विकल्प आपको लगता है इस रोड मैप के नजरिए से, जो हम टारगेट फिक्स कर रहे हैं, वहां पर ऑप्शन जो अवेलेबल नजर आते हैं? देखिए, ऑप्शन बड़ा सिंपल है, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म आपको आगे ले जाना पड़ेगा। मुझे याद है प्रेसिडेंट ओबामा जब हिंदुस्तान आ रहे थे 2008-9 के क्राइसिस के बाद, तो पूछा आप हिंदुस्तान क्यों जा रहे हैं, प्रेस ने पूछा, उन्होंने कहा हम हिंदुस्तान इसलिए जा रहे हैं बिकॉज वी नीड मार्केट एक्सेस। अमेरिका और यूरोप के लिए उस समय अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हिंदुस्तान और चीन के बाजार के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था। वो बाजार आज भी इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान के पास वो बाजार है। रूरल डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट, हमारे जो रिमेनिंग प्लान्स हैं, हमने थोड़ा इस बजट में किया है, हेल्थ पर खासतौर पर हम फोकस लेकर के आए हैं, कुछ समय से हम एजुकेशन पे फोकस लाए हैं, लेकिन इसको आपको कंप्लीट एक पिरोना पड़ेगा एक ट्रू रिफॉर्म स्टोरी में, ह्यूमन डेवलपमेंट की रिफॉर्म स्टोरी और रूरल डेवलपमेंट की रिफॉर्म स्टोरी। हिंदुस्तान के समाधान इंटरनल है और हम इसे आगे ले जा सकते हैं। वाह सर, आपकी राय क्या, क्योंकि चुनौती बड़ी है और विकल्प जो बहुत सीमित नजर आते हैं, जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर कुछ राज्यों में इस वक्त फिर से नजर आ रही है। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं कि इसमें बहुत सारी चीजों में हमने खुद ही अपने को ही जकड़ रखा है। हमें अपने को, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको डीरेगुलेट करना होगा। रेगुलेशंस का बर्डन जो है बहुत ज्यादा है, और हमारा अपना इतना बड़ा मार्केट है जिसकी बात कर रहे हैं कि जिसमें विदेशी रुचि रखते हैं, तो हम अपने मार्केट को, हमने अपने ही मार्केट को रोक रखा है, बांट रखा है, नेशनल मार्केट को बांट रखा है। तो अगर डीरेगुलेशन की इस समय बहुत जरूरत है। पहले जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो बहुत लो हैंगिंग फ्रूट्स थे, टॉप पॉलिसी लेवल। अभी ग्राउंड लेवल रिफॉर्म्स की जरूरत है, ताकि
इन्वेस्टमेंट बढ़े, जॉब क्रिएशन एक्टिविटी बढ़े, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े। और ये सब संभव है सिर्फ ये है कि रिफॉर्म्स को और तेजी से गति देना होगा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, लेबर, कैपिटल, हर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि नए वित्त वर्ष में जो रोड मैप सरकार की ओर से इस वक्त नजर आ रहा है उसमें क्या लक्ष्य हैं और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रास्ते में क्या बड़ी चुनौतियां हैं, उनके विकल्प इस वक्त सरकार के पास क्या हो सकते हैं। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।